हेलो फ्रेंड्स, आज मैं झांसी डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर झांसी डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि LGS कोटा 25% के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जो जूनियर इंजीनियर CNW पोस्ट के लिए था। बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह अभी हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ है, जिसमें कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था और जिसमें टोटल प्रश्न की संख्या की बात करें तो 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ साथ बात करें तो इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। ये देख पा रहे होंगे कि इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फ्लो एंड डिफेक्ट्स ऑफ एक्सेल, यानी निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग एक्सेल की आंतरिक खामियों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। चूँकि यहाँ पर इंटरनल क्रैक से रिलेटेड है और डिफेक्ट से एक्सेल की, तो इसके पता लगाने के लिए हम UST टेस्ट का मदद लेते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट की। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक बांस आर प्रोवाइडेड विथ कैसना बोगी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक बान में कैसना बोगी लगे होते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारा सबसे पुराना BVZC है, जिसमें हमारा इसमें टोटल 4 टोली 4 का ही हमारा 4 व्हीलर वैगन जो बोलते हैं आप 4 व्हीलर वैगन, इसमें टोटल 4 चक्के ही लगे होते हैं जो फिक्स स्ट्रक्चर के साथ ही कनेक्ट होते हैं। इसके बाद BVZI आया था, जिसमें 2 ICF ट्रॉली लगे होते हैं, जबकि एक नए वैरायटी का हमारे पास BVCM आया है, जिसमें 2 कैसनव ट्रॉली लगे होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो कैसनव बोगी के साथ हमारा BVCM लगा होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कैसनव बोगी के साथ हमारा BVCM ब्रेक वाहन कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सॉफ्ट शेड्यूल 3 ऑफ LHB कोच आर कैरिड आउट एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, यानी LHB कोचों के सॉफ्ट शेड्यूल 3 को किस फ्रीक्वेंसी पर करा जाता है। यानी यहाँ पर पूछा गया जो LHB कोच का 3 शेड्यूल S1, S2 और SS3 जो हमारा कंडक्ट कराए जाते हैं, वो इसमें हमारा SS3 की बात करें तो ये हमारा 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में कराया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्ट शेड्यूल 3 के लिए। वहीं अगर आपसे SS1 का पूछा जाए तो यह 1.5 ईयर्स या 18 महीने आप बोल सकते हैं, या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में कराया जाता है। जबकि SS2 की बात करें तो यह 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में SS2 शेड्यूल्स कराए जाते हैं LHB कोच की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है विथ मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग विच क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड सेल बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग MN, यानी जो हमारा मैग्नीज स्टील होता है लाइनर 2 IS 1030 स्टील के वेल्डिंग करने के लिए कौन से हमारा टाइप के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए बात करें तो इसमें M5 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा मैग्नीज स्टील लाइनर को IS 30 स्टील्स के साथ वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी M5 इलेक्ट्रोड टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ
प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर फिटेड इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में लगे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की कैपेसिटी पूछी गई है कि कितनी होती है। तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की कैपेसिटी की बात करें तो यह होता है 4250 न्यूटन्स, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का पूछा जाता तो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 3500 न्यूटन की होती है। जबकि लेटरल डैम्पर की बात करें तो लेटरल डैम्पर हमारा उसकी कैपेसिटी 8000 टन न्यूटन की होती है। जबकि ईओ डैम्पर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 11000 न्यूटन्स की होती है। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इन कंटेस्ट ऑफ बैगन्स फुल फॉर्म ऑफ सीटीआरबी इज, यानी बैगनों के संदर्भ में सीटीआरबी का पूर्ण रूप क्या होगा वो पूछा गया है। तो सीटीआरबी के फुल फॉर्म की बात करें तो यह होता है काटेज टेपर रोलर बियरिंग, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बैगन से रिलेटेड पूछा गया है तो बैगन के केस में हमारा ई टाइप सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अगर ग्रीस की मात्रा की बात करें तो वर्तमान में ग्रीस की मात्रा 400 प्लस माइनस 30 ग्राम्स ग्रीस का प्रयोग किया जाता है ई टाइप सीटीआरबी के लिए, जो कि बैगन्स में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फायर ट्रायंगल, यानी निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नि त्रिकोण का अंश नहीं है वो बोला गया है। तो बात करें यहाँ पर फायर ट्रायंगल की तो फायर ट्रायंगल का हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर हमारा हीट का कॉम्बिनेशन बनता है और थर्ड हमारा होता है फ्यूल्स, यानी फ्यूल्स ऑक्सीजन और हीट तीनों मिलाकर हमारा एक ट्रायंगल फायर का बनाते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड डी में, जो कि हमारा ट्रायंगल फायर्स के ऑप्शंस में नहीं आते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन नॉर बेस्ड व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम फिटेड इन एलएचबी कोचेज व्हाट डज फॉल्ट कोड 7301 इंडिकेट्स, यानी एलएचबी कोच में लगे नॉर बेस्ड व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन इंडिकेशन सिस्टम में फॉल्ट कोड 7301 क्या दर्शाता है। तो 7301 की बात करें तो ये हमारा परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेस दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसका अगर रहता 7201 तो ये हमारा 1 एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट शो करता। वहीं अगर 99 रहता हमारा शो करता इंडिकेट तो ये हमारा ऑल फंक्शंस आर वर्किंग परफेक्टली ये शो करता। नेक्स्ट प्रश्न है कि द वैगन्स कोड फॉर बीबीजेडआई वैगन्स, बीबीजेडआई वैगन्स का कोड कौन सा होता है। तो बीबीजेडआई के लिए 86 वैगन कोड प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा है बीबीजेडसी, बीबीजेडसी के लिए वैगन कोड 85, जबकि बीबीसीएम जिसमें कैसनव ट्रॉली लगे होते हैं 2 कैसनव ट्रॉली, जिसके लिए वैगन कोड 87 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉक्सेन एचएस वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, यानी बॉक्सेन एचएस वैगन की अधिकतम गति खाली अवस्था में कितनी होती है। तो यहाँ पर बॉक्सेन एचएस की बात करें स्पीड की मैक्सिमम जो कि एम्प्टी कंडीशन में वो 100 kmph होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन्स हैज मैक्सिमम पे लोड कैपेसिटी, यानी निम्नलिखित में से किस वैगन की अधिकतम पे लोड क्षमता है, यानी पे लोड कैपेसिटी यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है कि किस वैगन का हो, चारों ऑप्शन में से होगा। तो बात करें यहाँ पर वोक्सन ईएल, यानी ईएल का मतलब है इनहेंस्ड लोडिंग कैपेसिटी जो होता है उसके लिए दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वोक्सन ईएल हो जाएगा, जिसकी अगर बात करें पे लोड कैपेसिटी की तो वोक्सन ईएल के केस में पे लोड कैपेसिटी 76.9 टन का होता है। जबकि अगर बात करें वोक्सन एचएल के लिए तो वोक्सन एचएल का हमारा 71 टन। वोक्सन आर की बात करें तो 70.04 टन, जबकि वोक्सन का 58.08 टन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा वोक्सन ईएल का 76.9 टन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हाईएस्ट पे लोड कैपेसिटी वैगन्स हमारा वोक्सन ईएल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फॉर इंडिकेटिंग एम्प्टी पोजीशन ऑफ एम्प्टी लोड डिवाइस साइन प्लेट इज पेंटेड विथ विच कलर, यानी एम्प्टी पोजीशन संकेत करने के लिए एम्प्टी लोड डिवाइस की साइन प्लेट को किस रंग से पेंट किया जाता है वो पूछा गया है। तो पेंट करने के लिए हमारा जो आप देख पा रहे होंगे जो भी कन्वेंशनल टाइप वैगन्स होते हैं उसमें हमारा इस तरह का एक हैंडल लगा होता है जिस पर ये हमारा एम्प्टी जबकि ये हमारा लोडेड कंडीशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर कलर पूछा गया कि एम्प्टी लोड कंडीशन में हमारा कलर क्या होगा, तो एम्प्टी के लिए हमारा येलो कलर, जबकि लोडेड के लिए हमारा ब्लैक कलर का पेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी येलो कलर एम्प्टी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हॉट एक्सेल इन वैगन्स इज कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी बैगनों में गर्म धुरी निम्न में से किस कारण से होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ग्रीस इन बियरिंग, यानी जो भी पर्याप्त मात्रा में ग्रीस हो वो नहीं होना, साथ ही साथ ओवरलोडिंग ऑफ अनइवन लोडिंग ऑफ बियरिंग, साथ है कंटामिनेटेड ऑफ ग्रीस इन बियरिंग। ये सारे ऑप्शन हमारा बैगन्स की जो हमारा कॉज होते हैं हॉट एक्सेल का ये कारण बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोच फिटेड विथ व्हील ऑफ वेब थिकनेस 14 + 3 - 0 mm, यानी 14 + 3 - 0 mm वेब थिकनेस के व्हील के साथ फिट किए गए एलएचबी कोच की व्हील डायमीटर की कंडमिंग लिमिट क्या होती है वो पूछा गया है। तो 14 + 3 - 0 mm के लिए कंडमिंग लिमिट व्हील की 855 mm होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द वैगन कोड फॉर बॉम्ब वैगन्स इज, यानी बॉम्ब वैगन्स का वैगन कोड कौन सा होता है। तो बॉम्ब वैगन की बात करें तो वैगन कोड इसका 58 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें तो यहाँ पर 40 है, 40 हमारा BTPN के लिए यूज किया जाता है, जबकि 12 हमारा वोक्सन HS के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 61 हमारा BLCA टाइप जो बैगन्स कंटेनर टाइप होते हैं उसके लिए बैगन कोड के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर बॉम्ब का 58 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द कंडमिंग फ्री हाइट लिमिट ऑफ 2 रिंग्स टाइप कंस्टेंट कॉन्टैक्ट PU साइड बियरर इन BCN वैगन, यानी BCN वैगन में 2 रिंग टाइप कांस्टेंट कॉन्टैक्ट PU साइड बियरर्स की कंडमिंग फ्री हाइट कितनी होती है, जिसमें हमारा 2 रिंग्स डला होता है। उसकी अगर बात करें तो उसकी
नए हाइट हमारा 134, जबकि कंडमिंग हाइट हमारा 128.5 mm होता है 2 रिंग्स वाले PU टाइप साइड मिरर के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कंडमिंग फ्री हाइट, तो कंडमिंग 128.5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे न्यू पूछा जाता तो न्यू 134 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेज ऑफ व्हील्स ऑफ द सेम एक्सल इन वैगन्स इज, यानी वैगन में एक ही एक्सल के पहियों के जो फ्लैंज होते हैं उसके बीच की दूरी की रेंज कितनी होती है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपसे व्हील गेज पूछा गया है। तो व्हील गेज 1600 + 2 - 1 mm होता है, यानी यह 1599 से लेकर 1602 mm के बीच सेम एक्सल पर डिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी में ऐसा देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग इन सिक्लाइंस और वर्कशॉप व्हाट इज द परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम एक्सल इन केस ऑफ बॉक्स एंड वैगन्स, यानी कारखाने या सिक लाइन में पहिया बदलते समय बॉक्स एंड वैगन के मामले में एक ही एक्सल पर पहिया व्यास में भिन्नता की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है। यानी जब भी हम सिक लाइन या वर्कशॉप में चक्के को चेंज करते हैं तो सेम एक्सल पर व्हील डायमीटर्स की वेरिएशन मैक्सिमम परमिसिबल कितनी होती है वो पूछा गया है। तो सेम एक्सल के लिए 0.5 mm होता है वैगन्स के केस में, क्योंकि बॉक्स एंड वैगन के लिए पूछा गया है तो 0.5 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे में भी जो भी कोचिंग या गुड्स होते हैं सेम एक्सल पर 0.5 mm ही होता है। वहीं अगर बात करें वैगन्स के केस में कि सेम बोगी में वैगन्स के केस में यह 13 mm, जबकि सेम वैगन्स में यह 25 mm का मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन अलाउ होते हैं व्हील डायमीटर्स में। नेक्स्ट प्रश्न है रेंज ऑफ व्हील बेस फॉर कैस्नप 22 NLB बोगी इज, यानी कैस्नप 22 NLB बोगी के लिए व्हील बेस की रेंज कितनी होती है वो पूछा गया है। तो व्हील बेस की रेंज कैस्नप NLB ट्रॉली के लिए हमारा 1995 से लेकर 2005 mm तक होता है, जिसे आप जानते होंगे कि कैस्नप बोगी केस में 25 ± 5 mm का व्हील बेस होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1995 से लेकर 2005 mm के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायमीटर ऑफ न्यू व्हील्स ऑफ BLC वैगन इज, यानी BLC वैगन के नए पहियों का व्यास कितना होता है वो पूछा गया है। तो नए पहिए BLC वैगन्स का 840 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कंडम की तो यह 780 mm के जब डायमीटर हो जाते हैं तो चक्के को हम कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ क्लियरेंस बिटवीन बोगी रोटेशन स्टॉप एंड लैटरल बम्प स्टॉप इन अ ओवरहॉल्ड LHB कोच क्वाइल्ड स्प्रिंग्स फिएट बोगी इज, यानी ओवरहॉल्ड LHB कोच क्वाइल स्प्रिंग फिएट बोगी रोटेशन स्टॉप और लैटरल बम्प स्टॉप के बीच क्लियरेंस का निर्दिष्ट मूल्य कितना होता है। चूँकि यहाँ पर बोगी रोटेशन स्टॉप और लैटरल बम्प स्टॉप के बीच के क्लियरेंस पूछा गया है कि कितना होता है। तो लैटरल बम्प स्टॉप के केस में बात करें क्लियरेंस तो यह हमारा 25 ± 5 mm इसका क्लियरेंस होता है लैटरल बम्प स्टॉप के केस में, जो कि यह 20 से लेकर 30 mm के बीच आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर इसके अलावा अगर पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस कितना होता है तो लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस 8 + 5 - 2 mm होता है, जबकि सेकेंडरी बम्प स्टॉप का क्लियरेंस अगर पूछा जाए आपसे तो यह 95 +
प्लस 0-5 mm इसका सेकेंडरी बम्प स्टॉप का क्लियरेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फायर कॉज्ड बाय सॉलिड मटेरियल इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर, यानी ठोस पदार्थ में लगने वाले आग को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ठोस की अगर बात करिए तो फायर इन्वॉल्विंग सॉलिड मटेरियल सच एज वुड, पेपर्स और टेक्सटाइल्स, तो ये सारे हम क्लास ए टाइप्स के फायर्स में रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी क्लास ए टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं क्लास बी में हमारा फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड्स सच एज पेट्रोल, डीजल्स और ऑयल्स, ग्रीस etc आते हैं, जबकि क्लास सी में हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा होते हैं वो सारे कंसीडर करते हैं, जबकि क्लास डी में हम कम बस्टिबल जो मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, ये सारे को हम क्लास डी टाइप्स के फायर्स में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टू मेंटेन बफर हाइट विद इन परमिसिबल लिमिट्स व्हाट थिकनेस ऑफ पैकिंग शैल बी यूज्ड इन कैसनव 22 NLB ट्रॉली इफ द व्हील डायमीटर्स 954 mm, यानी अनुमेय सीमा के भीतर बफर हाइट बनाए रखने के लिए कैसनव 22 NLB ट्रॉली में पैकिंग कितनी होनी चाहिए अगर पहिए का व्यास 954 mm हो जाए। तो 954 mm की अगर बात करें कैसनव 22 NLB ट्रॉली में तो 12 mm की पैकिंग हम लगाते हैं जब व्हील डायमीटर 954 से लेकर 931 mm के बीच होता है, तब हम 12 mm की पैकिंग लगाते हैं। जब हमारा व्हील डायमीटर 930 से लेकर 906 mm के बीच होता है, तब हम पैकिंग की बात करें तो 37 mm की पैकिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम 954 या 954 mm दिया गया है, तो इसके लिए हमारा 12 mm के पैकिंग यूज की जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम पेडेस्टल एंड एडाप्टर इन केस ऑफ नैरो जॉब बोगी, यानी नैरो जॉब बोगी के मामले में साइड फ्रेम पेडेस्टल और एडाप्टर के बीच अनुदैर्घ्य निकासी का अधिकतम मूल्य कितना होता है वो पूछा गया है। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होता है लॉन्जिट्यूडिनल क्लियरेंस के साइड पेडेस्टल और एडाप्टर के बीच जो हमारा क्लियरेंस होता है वो पूछा गया है। तो ये हमारा होता है 23 mm, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा न्यू कंडीशन में 9 mm, जबकि यह मैक्सिमम हमारा 23 mm होता है। चूँकि यहाँ पर हमसे मैक्सिमम पूछा गया था तो 23 mm ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बियरिंग डिफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग डिफेक्ट है। तो बियरिंग डिफेक्ट हमारा स्पेलिंग, फॉल्स ब्रिलिंग और ब्रिनेलिंग जो हमारा है वो सारे हमारा बियरिंग डिफेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंडमिंग फ्री हाइट लिमिट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड यूज्ड इन कैसनव 22 HS ट्रॉली इज, यानी कैसनव 22 HS ट्रॉली में प्रयुक्त इलास्टोमेरिक पैड की ऊंचाई की कंडमिंग लिमिट कितनी होती है वो पूछा गया है। तो EM पैड की अगर बात करें कंडमिंग लिमिट की तो यह 42 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे न्यू हाइट पूछा जाए तो न्यू हाइट इसका 46 mm होता है EM पैड के केस में, यानी इलास्टोमेरिक पैड के केस में। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कंडमिंग साइज ऑफ ब्रॉन्ज बियरिंग पीस यूज्ड इन साइड बियरर ऑफ ICF ट्रॉली, यानी ICF ट्रॉली के साइड बियरर में उपयोग किए जाने वाले कांस बियरिंग पीस का कंडमिंग साइज पूछा गया है। तो जो हमारा साइड बियरर में ब्रॉन्ज बियरिंग पीस होता है जो कि अर्धगोलीय शेप का होता है,
जिसे साइड बेयरर हाउसिंग में रखा जाता है वाइल्स के साथ, और उसके नीचे हमारा बियरिंग प्लेट के नीचे रखा जाता है। यानी सबसे पहले हम साइजिंग में हम बियरिंग प्लेट रखते हैं, फिर हम ब्रॉन्ज बियरिंग पीस को डालकर वाइल्स फिलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये अर्धगोलीय शेप हमारा कांस्य बियरिंग पीस यानी ब्रॉन्ज बियरिंग पीस है, इसकी कंडमिंग लिमिट पूछा गया है। तो कंडमिंग लिमिट इसका 42 mm होता है। वहीं ऑप्शन नंबर यहाँ इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंडमिंग लिमिट ब्रॉन्ज बियरिंग पीस का। जबकि न्यू कंडीशन में अगर बात करें तो न्यू कंडीशन में इसकी 45 mm इसका नए कंडीशन में होता है, इसकी डायमेंशंस ब्रॉन्ज बियरिंग पीस की। नेक्स्ट प्रश्न है, इन न्यू कंडीशन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम की सीट टू पेडस्टल क्राउन रूप इन केस ऑफ कैशनव 22 NLB ट्रॉली। यानी नई हालत में कैशनव 22 NLB ट्रॉली के मामले में की सीट से पेडस्टल क्राउन रूप की दूरी कितनी होती है वो पूछा गया है। तो ये हमारा 323 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें, ये हमारा न्यू कंडीशन में पूछा गया था 323 mm होता है, जबकि कंडम अगर कंडीशन में पूछा जाए तो यह 328 mm इसका कंडमिंग मैक्स लिमिट्स होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर द न्यू वैगन्स नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ वैगन नंबर इंडिकेट्स। नए वैगन्स नंबरिंग सिस्टम में वैगन्स के पहले 2 अंक क्या दर्शाते गए वो पूछा गया है। चूँकि आप जानते हैं कि नए वैगन सिस्टम हमारा टोटल 11 अंक के होते हैं, जिसमें हमारा पहला और दूसरा अंक वैगन्स के टाइप्स को बताते हैं कि ये हमारा बॉक्सेन है, BCN है या BTPN जैसे वैगन्स है। जबकि थर्ड और फोर्थ डिजिट हमारा ऑनिंग रेलवे यानी किस रेलवे का ये है, NCR, WCR, WR वगैरह किस जोन का यह वैगन्स है। जबकि पाँचवा और छठा अंक इसकी मैन्युफैक्चर ईयर्स को दर्शाते हैं। जैसे अगर कोई वैगन्स की निर्माण वर्ष 2018 हो तो हम 18 कोड को एज अ मैन्युफैक्चर ईयर्स कंसीडर करेंगे। जबकि 7 से लेकर जो 10 तक का अंक होता है यह वैगन्स की सीरियल नंबर्स को दर्शाते हैं। जबकि 11वां अंक हमारा लास्ट डिजिट ये हमारा चेक डिजिट को दर्शाता है। तो चूँकि यहाँ पर पहला 2 अंक यानी फर्स्ट 2 डिजिट के बारे में पूछा गया है तो ये हमारा टाइप ऑफ वैगन्स को बताएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द रिकमेंडेड रेंज ऑफ माउंटेड लैटरल प्ले ऑफ एट CTRB ई क्लास बियरिंग ड्यूरिंग ओवरहॉलिंग। यानी ओवरहॉलिंग के दौरान CTRB ई क्लास बियरिंग के माउंटेड लेटरल प्ले की अनुशंसित रेंज क्या होती है। चूँकि ई क्लास CTRB हमारा वैगन्स में प्रयोग किए जाते हैं, इसके लिए हमारा रेंज पूछा गया, माउंटेड लेटरल प्ले की रेंज पूछा गया है, जो कि हमारा होता है 0.03 से लेकर 0.38 mm तक होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम नंबर द सेल बी हाउ मैनी डिजिट्स। ये ऑलरेडी डिस्कस है, 11 अंक के होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन वैगन्स एम्प्टी लोड हैंडल सेल बी केप्ट इन एम्प्टी व्हेन ग्रॉस लोड इज बिलो। यानी वैगन्स में खाली लोड हैंडल को खाली स्थिति में तब रखा जाता है जब सकल बार यानी क्रॉस लोड कब किससे बिलो हो। तो जब हमारा 42.5 टन से नीचे ग्रॉस लोड होगा तब जाकर हम एम्प्टी हैंडल को एम्प्टी कंडीशन में रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
इन केस ऑफ बॉक्सिंग वैगन्स व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बफर हाइट फ्रॉम द रेल लेवल्स इन लोडेड कंडीशन। यहाँ पर बफर हाइट पूछा गया है रेल लेवल से लोडेड कंडीशन में, जो कि मिनिमम होनी चाहिए, जो कि बॉक्सिंग वैगन्स के मामले में लोडेड स्थिति में रेल स्तर से बफर ऊंचाई की न्यूनतम मूल्य क्या होती है। तो लोडेड कंडीशन में मिनिमम बफर हाइट 1030 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एम्प्टी कंडीशन में पूछा जाए मैक्सिमम तो 1105 mm, जबकि एम्प्टी कंडीशन में ही मिनिमम पूछा जाए तो यह 1090 mm जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है, जबकि यहाँ पर पूछा गया था लोडेड कंडीशन में यह 1030 mm। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन कंटेस्ट ऑफ LHB कोचेज द रिकमेंडेड टॉर्क वैल्यू ऑफ फॉर M16 into 70 कंट्रोल्स आर्म्स हाउसिंग नट बोल्ट्स इज। यानी LHB कोच के संदर्भ में M16 into 70 कंट्रोल आर्म हाउसिंग नट बोल्ट के लिए अनुशंसित टॉर्क वैल्यू कितना होता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें कंट्रोल आर्म हाउसिंग नट बोल्ट के लिए जो हमारा M16 into 70 का जो रिकमेंडेड वैल्यू दिया गया है वो हमारा 170 न्यूटन मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह दिए गए M16 70 का टॉर्क वैल्यू होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया इन कंटेस्ट ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ BCN वैगन्स व्हाट इज द नॉमिनल बोर ऑफ पाइप कनेक्टिंग ब्रेक सिलेंडर टू डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। यानी BCN वैगन्स में पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम के संदर्भ में ब्रेक सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जोड़ने वाले पाइप का नॉमिनल बोर कितना होता है। यानी यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व और ब्रेक सिलेंडर के बीच जो पाइप होता है उसकी हमारा नॉमिनल बोर पूछा गया है कि वो कितना होता है। तो वो हमारा 20 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे मेन पाइप के लिए पूछा जाए BP या FP, मेन पाइप के केस में तो यह 32 mm का होता है, जबकि ब्रांच पाइप जो हमारा DB से ब्रेक सिलेंडर वगैरह में लगे होते हैं वो हमारा 20 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ BTPN वैगन्स इज। यानी BTPN वैगन्स की पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने वर्ष में होती है। तो बात करें BTPN की पीरियोडिक ओवरहॉलिंग तो यह 6 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष के अंतराल पर BTPN वैगन्स का POH कराया जाता है। वहीं अगर बात करें ROH के केस में तो ROH 18 मंथ्स पर BTPN का कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है द लिमिट्स फॉर परमिसिबल मैक्सिमम प्लेट सरफेस ऑन ट्रेड फॉर ब्रॉड गेज ICF कोचेज ऑन इंडियन रेलवे इज। यानी भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज ICF कोच के लिए ट्रेड पर अधिकतम स्पॉट सतहों की सीमा पूछी गई, यानी मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ब्रॉड गेज ICF कोच पर कोच के केस में 50 mm मैक्सिमम अलाइबल होते हैं फ्लैट सरफेस, यानी इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें गुड्स यानी मालगाड़ी की केस में तो यह 60 mm का फ्लैट सरफेस अलाइबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एज पर द न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम लास्ट डिजिट्स ऑफ वैगन्स इंडिकेट्स। यानी नए वैगन नंबरिंग वैगन योजना के अनुसार वैगन नंबर का अंतिम अंक क्या दर्शाता है। तो यह चेक डिजिट दर्शाता है, जिसकी मदद से हम वैगन्स का फॉर्मेशन सही हुआ है या गलत हुआ है इसका पता लगाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चेक डिजिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ MK50 टाइप ड्राफ्ट गियर। यानी MK50 टाइप ड्राफ्ट गियर की क्षमता कितनी होती है। तो यह
5385 kg मीटर इसकी क्षमता होती है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि MK50 का कैपेसिटी होता है। जबकि इसके अलावे है RF361, जिस पर भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसकी सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी होती है 5725 kg मीटर। जब आपसे पूछा है कि हाईएस्ट ड्राफ्ट गियर कैपेसिटी वाले कौन होते हैं तो RF361 हो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डायमेंशन ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक फिटेड विथ कैसना बोगी एक्सेप्ट फॉर बवारन वैगन। यानी बवारन वैगन को छोड़कर कैसना बोगी युक्त एयर ब्रेक स्टॉक के ए डायमेंशन का मान कितना होता है। यहाँ पर बोला गया कि जो भी बवारन वैगन्स है उसको छोड़कर बाकी सारे जो कैसना बोगी होते हैं फिटेड होते हैं उसमें ए डायमेंशन कितना होता है। तो ए डायमेंशन 70 + 2 - 0 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बवारन के केस में यह 27 + 2 - 0 mm ए डायमेंशन होता है बवारन के केस में। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्रेक पिस्टन स्ट्रोक इन अ BCN ए बैगन्स इन एम्प्टी कंडीशन। यानी खाली स्थिति में BCN ए बैगन्स में पिस्टन स्ट्रोक की सीमा पूछी गई है। तो एम्प्टी कंडीशन में BCN ए बैगन्स की पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो पिस्टन स्ट्रोक हमारा एम्प्टी कंडीशन में 85 ± 10 mm होता है। इस प्रकार यह 75 से लेकर 95 के बीच रेंज को दर्शाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बात करें तो लोडेड कंडीशन में BCN वैगन्स के लिए पिस्टन स्ट्रोक 130 ± 10 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग सिंगल वैगन टेस्ट फॉर बॉक्सेन वैगन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर प्रेशर टू ड्रॉप फ्रॉम 3.8 kg/cm² टू 0.4 kg/cm²। यानी बॉक्सेन वैगन्स के सिंगल वैगन टेस्ट के दौरान ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को 3.8 kg/cm² से 0.4 kg/cm² गिरने में कितना समय लगना चाहिए जब वैगन सिंगल वैगन ट्रैक में लगा हो। तो बात करें तो यहाँ पर रिलीजिंग टाइम पूछा गया है कि कितना 3.8 से हमारा 0.484 तक आने में टाइमिंग लगता है। तो ये हमारा 45 to 60 सेकेंड लगता है, जो कि सिंगल पाइप की कंडीशन में होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे 0 से लेकर 3.6 kg का प्रेशर जब बनता है एप्लीकेशन टाइम में तो वो कितना लगता है। तो वो 18 to 30 सेकेंड्स लगते हैं, जो कि सिंगल पाइप के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन केस ऑफ MS फैमिली ट्रांसपोर्ट मेक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम द वैल्यू ऑफ कट इन प्रेशर ऑफ प्रेशर स्विच इज। यानी MS फैमिली ट्रांसपोर्ट व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम के मामले में ब्रेक स्विच का कट इन प्रेशर का मूल्य कितना होता है वो पूछा गया है। तो वो होता है हमारा 1.3 kg/cm²। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेडेड ज्वाइंट्स आर टाइटन्ड विथ विच टाइप ऑफ टेप। यानी एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेडेड जोड़ों को किस प्रकार के टेप के साथ कस दिया जाता है। तो यह हमारा टेफ्लॉन टेप हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हम लीकेज वगैरह को बंद करने के लिए टेफ्लॉन टेप्स का यूज थ्रेडेड ज्वाइंट्स पर करते हैं, जिससे हमारा प्रेशर बंद हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्विक कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन्स फॉर अटैचिंग डिटैचेबल प्रेशर गेज। यानी जो हमारा
क्यू कपलिंग हो वैगन से प्रदान की जाती है ताकि बीओजी दबाव नापने का यंत्र लगाया जा सके। तो इसमें इसका सही उत्तर हमारा BBZC इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमारा क्यू कपलिंग प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके लिए हमारा अटैचिंग डिटेचेबल प्रेशर गेज कर सके, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी BBZC इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन LHB कोच रिकमेंडेड रेंज ऑफ एयर स्प्रिंग इंस्टॉलेशन हाइट, यानी LHB कोचों में लगाए जाने वाली एयर स्प्रिंग की इंस्टॉलेशन ऊंचाई की अनुमानित सीमा कितने होती है। तो एयर स्प्रिंग के केस में इंस्टॉलेशन लीवर की हाइट की अगर बात करें तो यह 294 + 0 - 5 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बात करें तो यह 289 से लेकर 294 mm के बीच को रेंज को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार बात करें तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एक्सल एंड टेपेड होल्स इन बैगन्स, यानी बैगन्स के एक्सल एंड टेपेड होल्स के निरीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा गेज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा एक्सल एंड पर टेपेड होल्स होते हैं बैगन्स की, उसको मेजर करने या इंस्पेक्शन करने के लिए हम गो नो गो थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें तो गो नो गो थ्रेड रिंग गेज की बात करें तो रिंग गेज हम प्रयोग करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ लॉकिंग बोल्ट्स जो हमारा होता है उसको इंस्पेक्शन करने के लिए गो नो गो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि एक्सल एंड टेप्ड होल को इंस्पेक्शन करने के लिए हम गो नो गो थ्रेड प्लग गेज का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग व्हील्स डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ टायर डिफेक्ट गेज, निम्न में से कौन सा पहिया के दोषों का टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल हमारा इसमें वैगन जो व्हील डिफेक्ट्स हैं उसके टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया कि इसमें हम टायर डिफेक्ट गेज की मदद से कौन से हम पता लगाते हैं। तो टायर डिफेक्ट गेज हमारा व्हील के डिफेक्ट्स को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ये हमारे थिन फ्लेंज, फ्लैट टायर, शार्प फ्लेंज, ये सारे हमारा व्हील डिफेक्ट के टाइप्स है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर थिन फ्लेंज की तो थिन फ्लेंज हमारा न्यू कंडीशन में व्हील्स की 28.5 होता है, जब यह 16 mm हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको थिन फ्लेंज के टाइप्स में हम कट करते हैं व्हील्स को। जब बात करें शार्प फ्लेंज की तो शार्प फ्लेंज में हम 14.5 हमारा न्यू कंडीशन में होता है, जबकि यह लेस देन 5 mm हो जाए तो उस कंडीशन में हम शार्प फ्लेंज के केस में व्हील डिफेक्ट्स कंसीडर करते हैं। जबकि एक हमारा है फ्लैट टायर जो कि कोच के केस में 50 mm और बैगन्स के केस में 60 mm हो जाने पर हम बैगन्स उस एक्सल को डिटैचेबल करते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव हम तीनों हमारा व्हील डिफेक्ट के टाइप है, जिसे हम टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से मेजर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंबर ऑफ एक्सल्स पर बोगी इन केस ऑफ BF80 वैगन्स, यानी BF80 वैगन्स में प्रति बोगी एक्सल की संख्या कितनी होती है। तो इसमें टोटल एक्सल की संख्या 3 लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें डायमंड ट्रॉली लगे होते हैं जिसमें 3 एक्सल कनेक्ट होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है RFID का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो RFID का पूर्ण रूप होता हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्ट गियर आर यूज्ड हेलिकल स्प्रिंग, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट गियर हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग करता है। तो इसमें हमारा MK50 जो ड्राफ्ट गियर होते हैं
वो हमारा हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। अगर बात करें MK50 की कैपेसिटी की, तो इसकी कैपेसिटी हमारा 5385 kg मीटर इसकी कैपेसिटी होती है, जो हमारा हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग करता है। जबकि RF361 जो हाईएस्ट ड्राफ्ट गियर है, जो हमारा उसकी कैपेसिटी की बात करें तो यह 5725 kg मीटर इसकी कैपेसिटी होती है RF361 ड्राफ्ट गियर्स की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए MK50 जिसका प्रयोग जिसमें हमारा हेलिकल स्प्रिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन BLC वैगन्स इन लीव ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स, यानी एम्प्टी लोड बॉक्स के एवज में BLC वैगन जो हमारा बोगी लो कंटेनर वैगन होते हैं, जिसमें हमारा कंटेनर वगैरह लोड किए जाते हैं, उसमें हमारा एम्प्टी लोड बॉक्स के जगह पर किसका प्रयोग हम एम्प्टी लोडेड को सेंस करने के लिए लगाया जाता है, तो ये हमारा LSD लगा होता है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। LSD प्लंजर ये कहाँ पर कितना इसका क्लियरेंस वगैरह कितना होता है उसके बारे में बताने, तो LSD प्लंजर इज प्रेशर्ड ब्रैकेट एंड LSD वर्क्स एट 42 टन्स लोडेड कंडीशन, यानी जो हमारा इसमें प्लंजर लगे होते हैं उस पर जब 42 टन्स का प्रेशर जब प्रेशराइड होता है तब यह लोडेड कंडीशन को मेजर करते हैं। जबकि अगर बात करें कि जो हमारा LSD प्लंजर इस तरह से लगा होता है और एक हमारा नीचे लोअर प्लैंक लगा होता है, इसके बीच की अगर गैप की बात करें तो ये हमारा 16 ± 1 mm का गैप रखा जाता है। जैसे ये प्लंजर हमारा लोअर प्लैंक को टच करते हैं तो ये हमारा लोडेड कंडीशन को सेंस कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग वैगन्स मस्ट बी टेस्टेड फॉर वाटर टाइटनेस एट द टाइम ऑफ लीविंग द वर्कशॉप आफ्टर POH, एंड POH के बाद कारखानों को छोड़ते समय वाटर टाइटनेस के लिए निम्नलिखित में से कौन से वैगन्स का परीक्षण किया जाना चाहिए। तो वाटर टाइटनेस काफ़ी हम जो कवर्ड वैगन्स होते हैं उसको बरसात में कोई लीकेज वगैरह ना हो उसके लिए हम वाटर टाइटनेस POH के बाद देखना अनिवार्य होता है। तो इसमें कवर्ड वैगन्स की बात करें तो ओनली 1 BCN वैगन्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ फ्लोर प्लेट्स प्रोवाइडेड इन बॉक्सन आर वैगन, जो हमारा बॉक्सन आर वैगन्स है उसकी फ्लोर प्लेट्स की थिकनेस पूछी गई है। तो बात करें बॉक्सन आर वैगन, जो कि बॉक्सन वैगन को 12 से 18 वर्ष के पीरियड के आफ्टर में जब वो अनलोडेबल हो जाता है, मतलब जिसमें बॉक्सन वैगन्स में लोडेड कंडीशन में नहीं रहती है, उसके रिहेबिलिटेशन करके हम बॉक्सन आर का निर्माण करते हैं बॉक्सन वैगन्स की मदद से। अगर बात करें यहाँ पर तो बॉक्सन वैगन हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, जबकि बॉक्सन आर जो कि बॉक्सन का ही रिहेबिलिटेशन फॉर्म्स है, ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगर बात करें तो इसमें साइड वाल में टोटल 6 स्टेंसिल लगे होते हैं, जबकि स्टेंसिल की संख्या 1 साइड वाल में 9 की संख्या में बढ़ा दी जाती है। वहीं इसमें यहाँ पर बात करें तो जो हमारा फ्लोर प्लेट की थिकनेस होती है वो बॉक्सन वैगन्स में 6 mm की होती है, जबकि बॉक्सन आर वैगन्स में इसकी थिकनेस को घटाकर 4 mm की कर दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 mm, जो कि फ्लोर प्लेट्स थिकनेस होता है बॉक्सन आर वैगन्स के केस में, जबकि बॉक्सन वैगन में यह 6 mm का होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है इन केस ऑफ LHB कोचेज द नंबर ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स प्रोवाइडेड पर कोच आर, यानी LHB कोचों के मामले में प्रति कोच प्रदान किए गए प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स की संख्या पूछा गया है। चूँकि LHB कोच में फिएट बोगी प्रयोग किए जाते हैं, टोटल हमारा 2 एक्सल होते हैं पर बोगी में, और प्रत्येक चक्की के पास एक हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लगे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ से 4 और यहाँ से 4 हमारा टोटल 8 की संख्या में पर कोच प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। यानी पर कोच हमारा 8 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस नॉर ब्रेम्से मेक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट एमएस नॉर ब्रेम्से मेक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। चूंकि आप जानते हैं कि डब्ल्यूएसपी सिस्टम का हिस्सा हमारा स्पीड सेंसर होता है, उसके बाद हमारा होता है फोनिक व्हील, और तीसरा होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा सारे मेजरमेंट्स को मेजर करता है कि फॉल्ट है या सही वर्किंग में कंडीशन में काम कर रही है। चौथा हमारा होता है डंप वाल्व जिसे आप एंटी स्किड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, और पांचवा हमारा होता है प्रेशर स्विच जो एपी प्रेशर की मदद से हम एक्टिवेट होता है डब्ल्यूएसपी। तो टोटल 5 कंपोनेंट हमारा डब्ल्यूएसपी का सिस्टम का पार्ट्स होता है। चूँकि यहाँ पर आप पाएंगे कि लेवलिंग वाल्व डब्ल्यूएसपी सिस्टम का पार्ट्स नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेवलिंग वाल्व हमारा एयर सस्पेंशन यानी एयर स्प्रिंग के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन कंटेस्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ एलएचबी कोच व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर। यानी एलएचबी कोच के एयर ब्रेक सिस्टम के मामले में ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पर एयर ब्रेक सिस्टम के लिए पूछा गया है ऑक्सिलरी रिजर्वायर की कैपेसिटी। तो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए 125 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज किया जाता है एलएचबी कोच में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एज पर एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल वेन एक्सीडेंट अलार्म हुटर साउंडेड 1 टाइम फॉर 90 सेकेंड ड्यूरेशन इट एन इंडिकेशन। एनसीआर दुर्घटना मैनुअल के अनुसार जब दुर्घटना अलार्म हुटर को 90 सेकेंड के लिए एक बार बजाया जाता है तो यह क्या इंगित करता है। तो यह कैंसिलेशन ऑफ ईआरटी और एआरएमबी को इंडिकेट करता है जब एक साथ हुटर को 90 सेकेंड के लिए बजाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बी शेड्यूल्स ऑफ आईसीएफ कोच आर कैरिड आउट एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। यानी आईसीएफ कोचों का बी शेड्यूल्स किस फ्रीक्वेंसी पर कराया जाता है। तो यहाँ पर बी शेड्यूल्स की बात करें तो आईसीएफ कोच की बी शेड्यूल 3 मंथ्स ±7 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मंथ्स ±7 डेज। जबकि वहीं बात करें ए शेड्यूल्स की तो ए शेड्यूल्स इसका 1 मंथ ±3 डेज के अंतराल पर कराया जाता है, जबकि आईओएच 9 मंथ के अंतराल पर आईओएच कराया जाता है, जबकि आईसीएफ कोच की पीओएच 18 मंथ्स पर नॉर्मली कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन इंडियन रेलवे ए कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। यानी भारतीय रेलवे में ए श्रेणी के आइटम समरूपन वार्षिक खपत मूल्य का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। तो ए कैटेगरी आइटम्स के लिए बात करें परसेंटेज की तो यह 70% होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं जब आपसे पूछा जाए बी कैटेगरी के लिए तो यह 20%, जबकि सी कैटेगरी के लिए यह 10% का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनव बोगी इज कंटेनेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यानी कैसनव बोगियों के निरीक्षण और रख रखाव के निर्देश निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में निहित है। तो यहाँ पर पूछा गया इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ कैसनव बोगी पूछा गया है, जो कि हमारा आरडीएसओ के टेक्निकल पैम्पलेट्स G95 में आते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें G81 में, G81 हमारा CTRV के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है, जो कि हमारा गुड्स में प्रयोग किए जाते हैं,
जबकि G90 की बात करें, G90 में हमारा BTPN वैगन से रिलेटेड इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। जबकि G72 हमारा है, ये हमारा फैब्रिकेशन ऑफ वैगन्स यू फ्रेम बोगी जो होता है उसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी इन IDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स G95, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है VED एनालिसिस, V स्टैंड्स फॉर, यानी VED एनालिसिस में V का तात्पर्य क्या होता है वो पूछा गया है। तो VED का यहाँ पर बात करें, V मतलब यहाँ पर विटल, E मतलब यहाँ पर इसेंशियल और D मतलब यहाँ पर होता है डिजायरेबल। तो यहाँ पर E का पूछा गया तो ये हमारा हो जाएगा विटल आइटम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिफाइड पीएल्स रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एकीकृत पीएल निम्न में से कौन सी संभावनाओं को कम करता है। तो यहाँ पर वह डुप्लीकेट पीएल नंबर्स की संभावनाओं को कम करता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी ओवर इंडिया रेलवे को भी कम करता है और नॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आइटम को भी कम करता है, यानी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रीक्वेंसी फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बी कैटेगरी स्टोर आइटम, यानी जो बी श्रेणी के स्टोर आइटम के सत्यापन की अवधि क्या होती है वो पूछा गया है। चूँकि आप जानते हैं कि हमारा ए कैटेगरी का सत्यापन 6 मंथ पर कराया जाता है, जबकि बी कैटेगरी की बात करें तो वह 1 ईयर्स पर कराया जाता है, जबकि सी कैटेगरी हमारा 2 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है, जबकि जो हमारा MNP के आइटम होते हैं उसके लिए यह 3 ईयर्स पर वेरिफिकेशन होता है, जबकि स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर होता है जो उसके लिए 0-2 वर्ष के अंतराल पर वेरिफिकेशन कराया जाता है। चूँकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है बी टाइप के जो हमारा बी क्लास कैटेगरी के स्टोर्स है उसके लिए कितने वर्ष के अंतराल पर है, तो यह 1 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1 वर्ष के अंतराल पर बी श्रेणी कैटेगरी के स्टोर आइटम्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टू अचीव बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हाट शुड बी द एवरेज स्टॉक ऑफ ए कैटेगरी आइटम्स, यानी बेहतर इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात प्राप्त करने के लिए ए श्रेणी की वस्तुओं का औसत स्टॉक कितना होना चाहिए वो पूछा गया है। तो ए कैटेगरी के आइटम्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा 3 मंथ्स इसका सबसे बढ़िया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो प्राप्त करने का होता है, यानी 3 मंथ्स इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें और ए आइटम के लिए हमारा 3 मंथ्स, बी आइटम्स के लिए हमारा 6 मंथ, जबकि सी कैटेगरी आइटम्स की बात करें तो 12 मंथ्स हमारा बेहतर यानी टू अचीव बेटर इन्वेंट्री रेशियो के लिए होता है टाइम पीरियड। यानी यहाँ पर हमसे ये कैटेगरी के लिए था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पीएल नंबर इज डिनोटेड बाय हाउ मेनी डिजिट, यानी जो हमारा प्राइस लिस्ट नंबर होता है वो कितने अंक से दर्शाते हैं, तो ये टोटल 8 अंक का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें हमारा पहला और दूसरा अंक होता है वो मेन ग्रुप को दर्शाता है, जबकि तीसरा और चौथा अंक हमारा सब ग्रुप को दर्शाता है। 5वां, 6ठा और 7वां अंक होता है वो हमारा आइटम नंबर या सीरियल नंबर को दर्शाता है, जबकि एक हमारा 8वां अंक होता है लास्ट डिजिट जिसको आप बोलते हैं वो हमारा चेक डिजिट को दर्शाता है, जिसकी मदद से जो हमारा 8 अंक का फॉर्मेशन पीएल नंबर्स का हुआ है वो सही है या नहीं है उसका पता लगाते हैं।
दूसरा है यहाँ पर कि पीएल नंबर जो हमारा प्राइस लिस्ट नंबर यूज किया जाता है और केवल स्टॉक आइटम के लिए यूज किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि इस टोटल 8 अंक का होता है, पहला और दूसरा अंक हमारा मेन ग्रुप को दर्शाता है। तो मेन ग्रुप की बात करें तो जो हमारा 00 से लेकर 09 तक का जो भी हमारा आइटम होते हैं वो स्टीम लोको स्पेयर पार्ट्स के लिए आते हैं, जबकि हमारा 10 से लेकर 19 तक का जो हमारा पार्ट्स होते हैं वो हमारा डीजल लोको स्पेयर पार्ट्स के रूप में आते हैं। जबकि 20 से लेकर 29 की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक लोको का पार्ट्स आते हैं। जबकि 30 से लेकर 39 की बात करें तो ये हमारा कैरिज एंड वैगन्स स्पेयर पार्ट्स आते हैं। जबकि 40 से लेकर 49 की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा इलेक्ट्रिकल स्टोर्स के रूप में आते हैं। जबकि 50 से लेकर बात करें 59 तक तो एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का स्पेयर पार्ट्स आते हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात करें तो 60 से लेकर 69 का जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा पीबे एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके लिए यह होता है। जबकि एक हमारा है 70 से लेकर 99 तक, तो यह स्क्रैप के जो भी हमारा पार्ट्स होते हैं, इस जनरल स्टोर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा 70 से लेकर 99 के बीच आते हैं। जबकि एक हमारा 98 होता है जो हमारा स्क्रैप से रिलेटेड होता है। इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पीएल नंबर 8 डिजिट्स का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ए आइटम्स विच हैव नॉट बीन इशूड फॉर लास्ट 12 मंथ्स एंड स्टॉक एग्जिस्ट आर कॉल्ड, यानी आइटम जो पिछले 12 महीनों में ड्रॉ नहीं किए गए हैं और स्टॉक मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो यह पूछा गया कि लास्ट 12 महीने में नहीं इशू किया गया हो और जबकि वह स्टॉक मौजूद हो तो उसको हम इनएक्टिव स्टोर के फॉर्म में डालेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक है सरप्लस स्टोर्स। सरप्लस स्टोर में हमारा एक मूवेबल और एक डेड सरप्लस स्टोर आते हैं। मूवेबल में वैसे आइटम आते हैं जिसका प्रयोग पिछले 24 माह में नहीं हुआ हो और भविष्य में भी इसका उपयोग होने की संभावना है, उसको हम मूवेबल सरप्लस स्टोर में डालेंगे। जबकि डेड सरप्लस स्टोर जो हमारा इसका पार्ट्स होता है उसका प्रयोग पिछले 24 महीने में नहीं हुआ हो और आगे भी 24 महीने तक होने की संभावना नहीं है, तो उसको डेड सरप्लस स्टोर के रूप में डालेंगे। एक हमारा होता है कस्टडी स्टोर्स। कस्टडी स्टोर जिन भंडारों को विशेष स्पेशल कार्यों के लिए खरीदा जाता है, जिसकी भंडार विभाग कस्टडी में छोड़ दिया जाता है, उसको हम कस्टडी स्टोर्स के रूप में जानते हैं। जबकि एक होता है हमारा ऑर्डिनरी स्टोर्स। ऑर्डिनरी स्टोर ऐसे आइटम्स जिसकी मांग हमेशा रेगुलर बेसिस पर होती रहती है, वो सारे हमारा ऑर्डिनरी स्टोर्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आइटम्स ऑफ स्टोर्स फॉर विच देयर इज अ रेगुलर टर्नओवर्स कॉज बाय अ कांस्टेंट डिमांड। यहाँ पर ऑलरेडी बात कर चुके कि रेगुलर डिमांड के कारण जो भी हमारा आइटम्स रेगुलर बेसिस पर आते हैं वो हमारा ऑर्डिनरी स्टोर्स के रूप में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी उन वस्तुओं का भंडार जिसके निरंतर मांग के कारण नियमित रूप से टर्नओवर होता है उसे हम ऑर्डिनरी स्टोर्स के अंतर्गत डालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन इज फॉलोड बाय इंडियन रेलवे फॉर कोडिफिकेशन ऑफ स्टोर आइटम्स, यानी भारतीय रेलवे द्वारा स्टोर आइटम्स के कोडीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कोडिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बात करें तो यह सेमी सिग्निफिकेंट कोडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री निरीक्षण एजेंसी है। तो सामग्री निरीक्षण एजेंसी की बात करें तो ये आरडीएसओ भी है और रिट्स भी है। आरडीएसओ हमारा है बात करें तो ये रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा रेलवे के जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो हमारा आरडीएसओ देखता है। जबकि रिट्स की बात करें तो यह रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल
सर्विस लिमिटेड होता है, जो ये दोनों मिलकर हमारा मटेरियल इंस्पेक्शन करते हैं, यानी बोथ ए एंड बी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है EOQ इज द क्वांटिटी एट विच, यानी EOQ वह मात्रा है जिस पर। तो EOQ हमारा बात करें तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डिनरी कॉस्ट इज मिनिमम, ये दोनों करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ये हमारा EOQ की मात्रा पर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। EOQ की मतलब यहाँ पर होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट डिजिट्स इन एनी प्राइस लिस्ट नंबर रिप्रेजेंट्स, यानी जो हमारा प्राइस लिस्ट नंबर में आखिरी संख्या क्या दर्शाता है, तो ये हमारा चेक डिजिट्स को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट 2 डिजिट्स इन अ प्राइस लिस्ट, यानी PL नंबर में फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या दर्शाते हैं, यह मेन ग्रुप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS, यानी IREPS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर IRS कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इन विच material pre-inspected at the firm's premises can be rejected at consignee and it found unsuitable। अनुबंध की IRS शर्तों के अनुसार उन सामग्री की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम अवधि क्या है जिसमें फर्म के परिसर के पूर्व निरीक्षण की गई सामग्री को कंसाइनर एंड में अनुपयुक्त पाए जाने पर अस्वीकार किया जा सकता है। तो इसकी ये पीरियड पूछा गया है, तो ये हमारा होता है 90 डेज, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टॉक विच आर प्रोवाइडेड टू कैटर टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ लीड टाइम एंड कंजप्शन पैटर्न्स आर कॉल्ड, यानी स्टॉक जो लीड टाइम और खपत पैटर्न्स के उतार चढ़ाव को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा बफर स्टॉक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा फ्लक्चुएशंस ऑफ लीड टाइम एंड कंजप्शन पैटर्न्स को प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारा बफर स्टॉक कहलाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड इन फॉर मेजर पेनाल्टी, यानी मानक पत्र दीर्घ दंड के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा SF5 यूज किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग हम मेजर पेनाल्टी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। SF1 हमारा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए, जबकि हमारा SF9 हमारा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से एलिमिनेट खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑर्डर रिलेटिंग फॉर टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी इज, जांच अधिकारी या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की नियुक्ति से संबंधित आदेश की मानक फर्म संख्या कितना होता है, यानी यहाँ पर पूछा गया अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर पूछा गया है, जो कि हमारा SF7 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 7 के अंतर्गत रिक्वायरमेंट किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि SF8 हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, SF10 हमारा जिसमें ए और बी सब पार्ट्स होते हैं, इसमें सब पार्ट ए में हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, जबकि सब पार्ट बी में हमारा होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 हमारा डिम्ड सस्पेंशन से होता है।
जिसमें हमारा जब भी कोई कर्मचारी पुलिस हिरासत में 48 घंटे से ज़्यादा होता है तो उसको SF2 डिम्ड सस्पेंशन के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड एज ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी नंबर से बहाली के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि SF7 हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स। SF3 की बात करें तो यह ग्रांट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता जो होता है वो कर्मचारी को निलंबन पीरियड में दिया जाता है SF3 के साथ, जबकि SF2 डिम्ड सस्पेंशन से अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्डर सस्पेंशन इज, यानी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं SF3 सब्सटेंस अलाउंस होता है यानी निर्वाह भत्ता, SF5 मेजर पेनाल्टी से रिलेटेड है, जबकि SF2 डिम्ड सस्पेंशन रिलेटेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा दस्तावेज की निरीक्षण की अनुमति से इनकार करने के लिए कौन सा मानक पत्र जारी किया जाता है, तो वो हो जाएगा SF6, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 6 का प्रयोग किया जाता है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स के परमिशन नहीं दिया जाए इंस्पेक्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है विच कलर इज पेंटेड ऑन फायर एग्जिक्यूटर बकेट्स, यानी आग बुझाने वाली बाल्टियों पर किस रंग का पेंट किया जाता है, यह लाल कलर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर टू फॉर्म इंटरनल थ्रेड्स इन अ होल, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग होल के अंदर थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है, यानी यूज्ड फॉर्म इंटरनल थ्रेड इन अ होल, तो इसका प्रयोग किया जाता है टैप का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड रेस्ट रूल्स जो 2005 में आया था, उसमें पूछा गया कि स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स इन अ वीक फॉर इंटेंसिव कैटेगरी वर्कर्स, जो हमारा इंटेंसिव कैटेगरी वर्कर्स होते हैं उसके वीक में कितने घंटे की ड्यूटी रिक्वायरमेंट होती है इंटेंसिव के लिए HOER 2005 के अंतर्गत। तो HOER के अंतर्गत हमारा इंटेंसिव के लिए पूछा गया है, इंटेंसिव वर्कर के लिए, तो इंटेंसिव वर्कर के लिए पर वीक 42 आवर्स की ड्यूटी पीरियड होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बात करें एक होता है हमारा कंटिन्यूअस के लिए 48 आवर्स पर वीक ड्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है एज पर HOER 2005। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड एट, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन इंडियन रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर वर्क्स अंडर विच डिपार्टमेंट, यानी भारतीय रेलवे में कल्याण निरीक्षक किस विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, तो यह पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कार्मिक विभाग, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉई फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी होती है, तो 180 डेज यानी 180 दिन का होता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए यानी 2 बच्चों के लिए यह मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच में बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, यानी अपनी पूरी सेवा के दौरान रेल सेवक को अधिकतम अध्ययन अवकाश कितना दिया जा सकता है, तो पूरी सर्विस की बात करें तो ये 24 मंथ्स की होती है, यानी 2 ईयर्स का मैक्सिमम होता है स्टडी लीव। ऑप्शन नंबर यहाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 36 मंथ परमिटेड होता है जब कोई कर्मचारी PHOD या स्पेशल कुछ काम के लिए हुआ कर रहा हो,
उस केस में दिया जाता है 36 मंथ मैक्सिमम के केस में, अदरवाइज मैक्सिमम 24 मंथ्स। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। जबकि अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी की बात करें तो गैजेटेड के केस में रेलवे बोर्ड होता है, जबकि नॉन गैजेटेड के केस में जनरल मैनेजर उस जोन का सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम LHAP डेट कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय अ रेलवे एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ इज, यानी अधिकतम LHAP, यानी LHAP का मतलब यहाँ पर है लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे, जो एक रेल कर्मचारी को अपने सेवा जीवन में जमा किया जा सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है LHAP। ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें LAP यानी लीव एवरेज पे, तो यह मैक्सिमम कर्मचारी 300 LAP मैक्सिमम जमा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है रूल 3B ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स, जो हमारा 1966 में आया था, वह 3B क्या डिस्कस करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो 3B हमारा ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करता है, यानी सरकार की नीतियों का पालन करने का नियम बताता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि डिमोस्ट्रेशन हमारा रूल 7 में है, वहीं हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारा रूल 9 के अंतर्गत आता है, जबकि प्रोम्प्टेस है हमारा वो रूल 3A के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न रूल नंबर 7 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स डिस्कस अबाउट, एंड रेलवे सर्विस आचरण नियम 7 किसको डिस्कस करता है, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शनी को डिस्कस करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया की बात करें तो यह हमारा रूल 8 को डिस्कस करता है, जबकि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यह रूल 9 को अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है जनरल मैनेजर इज एलिजिबल फॉर विच टाइप ऑफ ड्यूटी पास, यानी महाप्रबंधक किस तरह के ड्यूटी पास के लिए योग्य होते हैं। तो महाप्रबंधक जो कि लेवल 16 में आते हैं, लेवल 16 या उसके ऊपर के लेवल 17 के अधिकारी वर्ग के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उस सारे को ड्यूटी पास गोल्ड पास इशू किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सिल्वर पास DRM को प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स रेलवे सर्वेंट हैव बीन क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, रेलवे सेवक कार्य के घंटे और आराम की अवधि नियम अनुसार रेल सेवक को वर्गीकरण कितने ग्रुप में किया गया है वो पूछा गया है। तो यह बात करें इसमें टोटल 4 ग्रुप में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 ग्रुप में हमारा पहला है हमारा इंटेंसिव, दूसरा बात करें तो यह इसेंशियली इंटरमिटेंट होता है, तीसरा हमारा होता है एक्सक्लूडेड, और चौथा हमारा होता है कंटिन्यूअस। ये सारे हमारा HOER 2005 में जो रूल आया था उसके अंतर्गत यह 4 पार्टों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ PNM, यानी PNM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह होता है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्स में आया था 1/1/1952 में यह फोर्स में आया था। जब यह इसका काम होता है PNM का कि जो भी हमारा डिस्प्यूट्स होते हैं कर्मचारी और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच उसको सुलझाना यानी डिसॉल्व करना, इसका काम होता है PNM यानी परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी का। साथ ही साथ बात करें तो इसमें टोटल 3 लेवल पर मीटिंग कंडक्ट कराए जाते हैं, जो हमारा रेलवे लेवल पर, जोनल रेलवे पर, जिसकी मीटिंग की अवधि हमारा 1 3 मंथ
3 मंथ्स पर हमारा रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे पर कंडक्ट कराए जाते हैं, जबकि डिवीजन लेवल पर बात करें तो यह वंस इन 2 मंथ पर यह इसकी मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन असेसिंग द वर्कलोड ऑफ द इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी पीरियड ऑफ इनेक्शंस ऑफ लेस देन हाउ मेनी मिनट्स शैल बी इग्नोरेड, यानी इसेंशियली इंटरमीडिएट श्रेणी के कर्मियों के कार्य का बोझ का आकलन के दौरान कितने मिनटों से कम की निष्क्रियता की अवधि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर देन द व्हाट इज द इट्स वॉल्यूम, यानी घन की जो हमारा भुजा दिया गया है, घन की किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया गया है, उसकी आयतन पूछा गया है। चूँकि वॉल्यूम बराबर हमारा ए का क्यूब होता है, यहाँ पर हमारा घन की क्यूब का जो हमारा लेंथ है वो दिया गया है 9 सेंटीमीटर, इसको आप क्यूब करेंगे टोटल 729 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin A इंटू cos A। चूँकि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम का B आपका 90 डिग्री दिया गया है, tan A का वैल्यू 1 दिया गया है, तो यहाँ से A आप निकालेंगे तो A आपका 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि tan A का वैल्यू 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि A आपका 45 डिग्री आ गया, तो इस प्रकार सी भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा। चूँकि तीनों कोनों को ऐड करने पर टोटल 180 डिग्री ही ट्रायंगल के केस में बनते हैं, जिसमें आपका बी 90 डिग्री पहले से दिया हुआ था। ए आप tan A की मदद से 45 डिग्री निकाल लिए, जबकि सी आपका 45 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 2 sin A इंटू cos A, क्योंकि जानते हैं कि 2 sin A का 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का √2, जबकि cos A होता है 1 का √2। चूँकि यहाँ पर √2 को कट कर देंगे तो टोटल 1 इसका वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इन एनी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर लेस देन 1000 employee are employed, the wages shall be paid before the expiry of the how many days after the last date of the wage period। यानी बात करें तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अनुसार किसी भी कारखाने का औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहां 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वेतन की अवधि की अंतिम तिथि से कितने दिनों की समाप्ति से पहले मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए वो पूछा गया है। तो इसमें टोटल 7th डे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 1 किलोग्राम मीटर बराबर डैश फुट पाउंड, तो 1 किलोग्राम मीटर बराबर अपना 7.233 फुट पाउंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कलर ऑफ स्कीम फॉर द पेंटिंग ऑफ ब्रेक पाइप हाउसिंग। ब्रेक पाइप हाउसिंग के लिए कलर कोडिंग पूछा गया है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर यानी माइल्ड ब्रूसविक ग्रीन, ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न राजभाषा से पूछे गए हैं, जिसमें राजभाषा का पहला प्रश्न था राजभाषा अधिनियम 1963 कब पास किया गया था, पारित किया गया था। तो 1963 बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये 10 मई 1963 को पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी संशोधन की बात करें तो इसकी संशोधन 1967 में किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की लोकसभा में के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा टोटल संसदीय राजभाषा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के बात करें तो लोकसभा में 20, जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर लोकसभा पूछा गया है तो लोकसभा में टोटल 20 सदस्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 20 सदस्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष की तो इसका अध्यक्ष गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है? यानी उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क क्षेत्र यानी क रीजन्स में बांटा गया। टोटल 3 रीजन्स होते हैं क ख ग, जिसमें उत्तर प्रदेश को क क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो टोटल इसकी संख्या 3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 3 की अगर बात करें तो पहला होता है प्रबोध, दूसरा होता है प्रवीण, तीसरा होता है प्राग। ये तीनों पाठ्यक्रम हिंदी भाषी यानी हिंदी पाठ्यक्रम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार ओडिशा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ओडिशा क्षेत्र की बात करें तो यह ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह बाला साहब गंगाधर खेर यानी बीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 7 जून 1955 को गठित हुआ था राजभाषा आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि मातृभाषा दिवस की बात करें तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार किस राज्य को ख क्षेत्र में रखा गया है? तो ख क्षेत्र में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र तीनों आते हैं। ऊपर के सभी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता संकलन निम्न लिखने पर रेल बोर्ड द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? चूंकि यहाँ पर हिंदी कविता के संकलन से पूछा गया है, तो हिंदी कविता संकलन के और काव्य संग्रह के लिए मैथिली गुप्त शरण पुरस्कार दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें कहानी और उपन्यास के लिए और उपन्यास संग्रह के लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया जाता है, जबकि तकनीकी क्षेत्र में मूल रूप से पुस्तक लिखने के लिए यानी मौलिक पुस्तक लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा पेपर हो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।